मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन। इस चैप्टर का 8वां क्वेश्चन आज सॉल्व करके देखते हैं। एक फर्म की शुद्ध संपत्तियों का मूल्य 2 लाख रुपए था। इसमें से 20,000 के विनियोग 5% सरकारी प्रतिभूतियों में थे जिन्हें अंकित मूल्य पर खरीदा गया था। तो यह संपत्तियों के संबंध में सूचना दी गई है कि एक फर्म की शुद्ध संपत्तियां यानी कि लायबिलिटीज घटाने के बाद में जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो शुद्ध संपत्ति है, नेट एसेट्स है, वो 2 लाख रुपए की थी और इस 2 लाख रुपए में 20,000 के विनियोग सरकारी प्रतिभूतियों में थे यानी कि नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स थे, गैर व्यापारिक विनियोग थे जिन्हें अंकित मूल्य पर खरीदा गया था। तो 20,000 रुपए के विनियोग थे और उनको अंकित मूल्य पर 20,000 रुपए में ही खरीदा गया था। भविष्य में आशातीत लाभ 30,000 थे और भविष्य में आशातीत इस व्यापार की, जिस व्यापार की हम बात कर रहे हैं, जिस फर्म की हम बात कर रहे हैं, उसके भविष्य के आशातीत लाभ यानी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स जो है 30,000 रुपए के थे। सामान्य प्रत्याय दर अंतिम विनियोजित पूंजी पर 10% है और जो बाजार में प्रचलित सामान्य प्रत्याय दर, लाभार्जन दर, वो है विनियोजित पूंजी पर 10%। ख्याति का मूल्यांकन कीजिए। इस फर्म की ख्याति का मूल्यांकन करना है। जो ख्याति के मूल्यांकन के लिए जो विधियां हैं वो बताई गई है कि आशातीत लाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, तो वर्षों की क्रय विधि में जो हमको आधार अपनाना है वो अपनाना है आशातीत लाभ और 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करना है। दूसरा, अधिलाभों के 5 वर्षों के क्रय के आधार पर, तो वर्षों की क्रय विधि लेकिन इसमें आधार बनाना है अधिलाभों को, सुपर प्रॉफिट्स को, तो 5 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करना है। दूसरा दिया गया है अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर, कैपिटलाइजेशन मेथड, तो हमको जो अधिलाभ है उनका पूंजीकरण करना है। और तीसरा, 5 वर्षों के अधिलाभों की वार्षिक वृद्धि के आधार पर, वार्षिक वृद्धि के आधार पर यानी कि जो अधिलाभ हैं उनका 5 वर्षों का प्रेजेंट वैल्यू हमको ज्ञात करनी, जो 5 वर्ष तक जो अधिलाभ होंगे उन सबकी आज वर्तमान मूल्य क्या है उसके आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करना है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमको कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स, तो आशातीत लाभ दिए गए हैं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स हैं 30,000 रुपए के। लेकिन जब हम भविष्य में कायम रहने वाले लाभ यानी कि प्रत्याशित लाभ, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स की गणना करते हैं तो हम उन लाभों में गैर व्यापारिक विनियोग घटा देते हैं, क्योंकि इतने लाभ इस व्यापारी को हो रहे हैं, इस फर्म को हो रहे हैं और भविष्य में होने की संभावना भी है। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि जो व्यक्ति इस फर्म को खरीदेगा वो व्यक्ति सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग करेगा, और इसको जो ये लाभ हो रहे हैं इनमें सरकारी प्रतिभूतियों में जो विनियोगों से आय है वो भी शामिल है। तो सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोगों से आय है उसको हम निकाल देंगे, घटा देंगे। नॉन ट्रेडिंग इनकम, गैर व्यापारिक आय को हम घटा देंगे। तो 20,000 के विनियोग हैं सरकारी प्रतिभूतियों में जिन पर 5% की दर से जो है ब्याज प्राप्त होता है, तो 1,000 रुपया इसमें नॉन ट्रेडिंग इनकम सम्मिलित है। तो जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है वो है 29,000 रुपए के, या इनको यूं कहें एक्चुअल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्चुअल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स 29,000 रुपए के जो है भविष्य में लाभ होंगे, ऐसी आशा की जा सकती है। जो आशातीत लाभ हैं वो होंगे 29,000 के। अब आशातीत लाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर हमको ख्याति का मूल्यांकन करना है, पहला पूछा है। लेकिन हम साथ साथ अधिलाभ भी ज्ञात कर लेते हैं, सुपर प्रॉफिट्स। तो एक तो हमने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स ज्ञात कर लिए, एक्चुअल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। दूसरा, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स
अधिलाभों को भी आधार बनाना है ख्याति के मूल्यांकन के लिए। तो सुपर प्रॉफिट्स के लिए हम सुपर प्रॉफिट्स वो होते हैं जो सामान्य लाभ से अधिक लाभ फर्म के द्वारा कमाए जाते हैं। तो फर्म के द्वारा भविष्य में कमाए जाने वाले लाभ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स कितने हैं, और इन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स में से सामान्य लाभ नॉर्मल प्रॉफिट घटा देंगे। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 29,000 के, फर्म के द्वारा 29,000 के लाभ कमाए जाएंगे, लेकिन जो बाजार में जो सामान्य लाभार्जन दर, प्रत्याय दर के आधार पर जो सामान्य लाभ होगा वो कितना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम देख लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू, लिखा है क्वेश्चन में कि सामान्य प्रत्याय दर से ही सामान्य लाभ कमाए जाते हैं। तो सामान्य प्रत्याय दर अंतिम विनियोजित पूंजी पर 10% है। तो अंतिम विनियोजित पूंजी पर 10%, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उससे हम उस पर, जो अंतिम विनियोजित पूंजी है, जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है, उस पर हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से नॉर्मल प्रॉफिट ज्ञात कर लेंगे। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करनी होगी। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करनी होगी। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख रुपए की फर्म की शुद्ध संपत्तियां हैं, और इन 2 लाख रुपए में 20,000 का विनियोग सरकारी प्रतिभूतियों में है, यानी कि ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं। नॉर्मल प्रॉफिट जो पूंजी फर्म में, व्यवसाय में विनियोजित की गई है उस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से होता है। तो 2 लाख रुपए की शुद्ध संपत्ति है, लेकिन इसमें से 20,000 के विनियोग सरकारी प्रतिभूतियों में है, यानी कि 20,000 रुपए फर्म में व्यापार में विनियोग नहीं किए हुए हैं, ये गैर व्यापारिक विनियोग हैं, इसलिए इनको घटा दिया जाएगा। तो नेट एसेट्स माइनस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, गैर व्यापारिक विनियोगों को हटा दिया जाता है क्योंकि ऐसे विनियोग बाहर किए गए हैं व्यापार के। तो नेट एसेट्स है 2 लाख रुपए की, और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं 20,000 के। तो जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है 1,80,000 रुपए की। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि जो इस फर्म में विनियोजित पूंजी है, फर्म में जो पैसा लगाया गया है वो है 1,80,000 रुपए का। हालांकि 2 लाख की शुद्ध संपत्तियां हैं, लेकिन 2 लाख में से 20,000 रुपए बाहर सरकारी प्रतिभूतियों में लगाए गए हैं, इसलिए 1,80,000 रुपया फर्म में पूंजी विनियोजित की गई है, व्यवसाय में पूंजी विनियोजित की गई है। और व्यवसाय में जो पूंजी विनियोजित की जाती है उस पर सामान्य प्रत्याय दर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, उस पर नॉर्मल जो सामान्य लाभार्जन होता है वो होता है 10% की दर से। तो 10% की दर से सामान्य लाभार्जन होता है, यानी कि 18,000 रुपए नॉर्मल प्रॉफिट। अगर कोई 1,80,000 रुपए की पूंजी लगाता है, जैसे इस फर्म में लगी हुई है, तो 1,80,000 रुपए की पूंजी अगर फर्म में लगाता है तो उसको 10% के हिसाब से 18,000 रुपए के सामान्य लाभ होंगे। बाजार में यह दर प्रचलित है। लेकिन इस फर्म को, जिसने 1,80,000 की पूंजी लगा रखी है व्यवसाय में, उसको 29,000 के भविष्य में लाभ होने की संभावना है। उसके 29,000 के लाभ हैं। तो 29,000 के लाभ हैं, जबकि सामान्य लाभ होते हैं 18,000 के, यानी कि 11,000 रुपए के अधिलाभ हैं इस फर्म को, और वो लाभ हैं ख्याति की वजह से। तो जो सुपर प्रॉफिट्स हैं इस फर्म के वो हैं 11,000 रुपए। तो जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स हैं, भविष्य में जो होने वाले लाभ हैं वो है 29,000 के, और बाजार में प्रचलित सामान्य प्रत्याय दर से, सामान्य लाभों से जो अधिक लाभ ये इसके द्वारा कमाए जा रहे हैं 29,000 के द्वारा, वो कमाए जा रहे हैं 11,000 रुपए के। अगर सामान्य लाभ कमाती है फर्म तो ये फर्म कमाती है 18,000 रुपए का, लेकिन ये फर्म 29,000 रुपए का लाभ कमा रही है, इसका मतलब ये 11,000 रुपए के अधिलाभ कमाती है। अब हमको ख्याति का मूल्यांकन करना है। तो आशातीत लाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, तो हमने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स, आशातीत लाभ ज्ञात कर लिए, और अधिलाभ यानी कि सुपर प्रॉफिट्स ज्ञात कर लिए। इनको एक बार साइड में लिख लेते हैं। 29,000 और 11,000, 29,000 और
11,000। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स जो हैं, एक्चुअल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स हैं 29,000 रुपए के, और सुपर प्रॉफिट्स जो अधिलाभ इस फर्म के द्वारा कमाए जा रहे हैं वो हैं 11,000 रुपए के। अब इनके आधार पर हमको ख्याति का मूल्यांकन करना है। तो ख्याति के मूल्यांकन का मेथड कौन सा है? पहला, बाय ईयर्स ऑफ परचेज मेथड, वर्षों की क्रय विधि के आधार पर। तो आशातीत लाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या होता है? ईयर्स ऑफ परचेज मेथड, वर्षों की क्रय की विधि के आधार पर, वर्षों की क्रय विधि के आधार पर ख्याति का मूल्य कैसे ज्ञात किया जाता है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। तो इसमें पहला है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। विधि जो अपनाई जा रही है वो है ईयर्स ऑफ परचेज मेथड, वर्षों की क्रय विधि, और वर्षों की क्रय विधि में जो आधार लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के आधार पर वर्षों की क्रय विधि से अगर ख्याति का मूल्य ज्ञात करें तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज, कितने वर्षों का क्रय है, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 29,000 के, और 3 वर्षों के क्रय के आधार पर तो 3 से इसको गुणा कर देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो व्यवसायी इस फर्म को जो व्यापारी खरीदेगा वो व्यापारी अगले 3 वर्षों तक इस फर्म की ख्याति की वजह से ही प्रत्येक वर्ष 29,000 के लाभ कमाएगा। इसलिए 3 वर्षों के जो भी लाभ है उस लाभ के बराबर का मूल्य, आशातीत लाभों के बराबर का मूल्य ख्याति के रूप में दिया जाना चाहिए। तो 29,000 को 3 से गुणा कर देंगे। तो 29,000 को 3 से गुणा करते हैं तो आता है 87,000, 87,000 रुपये। यह आता है 87,000 रुपये, 87,000। तो आशातीत लाभों के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य है 87,000। दूसरा, ईयर्स ऑफ परचेज मेथड, वर्षों की क्रय विधि। वर्षों की क्रय विधि में हमको जो आधार लेना है ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट के आधार पर जो है ख्याति का मूल्य ज्ञात करना है। तो वैल्यूएशन, जो वैल्यू ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्य होगी सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट है 11,000 के, और 5 वर्षों के क्रय के आधार पर, अधिलाभों के 5 वर्षों के क्रय के आधार पर कहा गया है। तो अधिलाभों को के 5 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य होगा 11,000 को 5 से गुणा कर देंगे तो 55,000 रुपये। तो पहला मेथड बाय ईयर्स ऑफ परचेज मेथड, वर्षों की क्रय विधि के आधार पर, और वर्षों की क्रय विधि में हमने आशातीत लाभों को आधार माना है और अधिलाभों को आधार माना है। तो आशातीत लाभों के आधार पर 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य होना चाहिए 87,000, 87,000 रुपये, और सुपर प्रॉफिट्स अधिलाभों के 5 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्य होना चाहिए 55,000 रुपये। दूसरा जो मेथड है वो है बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। तो पूंजीकरण विधि में अधिलाभों को आधार बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट्स के आधार पर तो होगा वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल होगी सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से जो है कैपिटलाइज किया जाएगा सुपर प्रॉफिट्स को, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का भाग लगाकर 100 से गुणा कर दिया जाएगा। तो 11,000 रुपये सुपर प्रॉफिट्स है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। 11,000
बट्टे 10 इंटू 100, और इसको अगर हल करें तो इसको हल करने पर आता है 1,10,000 रुपये, 1,10,000 रुपये। तो ख्याति का मूल्य होगा 1,10,000 रुपये। तो अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति का मूल्य है 1,10,000 रुपये। जब पूंजीकरण किया जाता है तो चाहे अधिलाभों के पूंजीकरण के आधार पर हो या आशातीत लाभों के यानी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स के पूंजीकरण के आधार पर हो, जो भी प्रॉफिट्स हैं, चाहे सुपर प्रॉफिट्स हो, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स हो, उनमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का भाग लगाकर 100 से गुणा कर दिया जाता है, तो जो है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ज्ञात हो जाती है। तो लाभों के पूंजीकरण के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात हो जाता है। तीसरा, बाय एन्युटी मेथड, वार्षिक वृत्ति विधि। तो वार्षिक वृत्ति विधि में वैल्यू ऑफ गुडविल का ख्याति का मूल्य ज्ञात करेंगे, और जो आधार है वार्षिक वृत्ति विधि में वो है सुपर प्रॉफिट्स। तो सुपर प्रॉफिट्स एन्युटी मेथड में वैल्यू ऑफ गुडविल ज्ञात की जाएगी सुपर प्रॉफिट्स इनटू पीवी ऑफ ₹1, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1। 1 रुपए की जो प्रेजेंट वैल्यू आती है उससे @10%, जो डिस्काउंट रेट है, जो पीवी फैक्टर है वो है 10%। यानी हम मानते हैं कि 10% जो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, चाहे ये पैसा व्यवसाय में लगाया जाए, कहीं किसी को ब्याज पर दिया जाए, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो 10% की दर से ब्याज को घटाते हुए जो अधिलाभ होंगे 11-11 हज़ार रुपए के जो अधिलाभ होंगे 5 वर्षों तक। तीसरे पॉइंट में पूछा गया कि 5 वर्षों के अधिलाभों की वार्षिक वृत्ति के आधार पर, यानी कहने का मतलब 5 वर्षों तक जो अधिलाभ होंगे उन अधिलाभों का अगर वर्तमान मूल्य ज्ञात किया जाए 10% की ब्याज दर के आधार पर, यानी कि उनमें से 10% की दर से ब्याज घटाया जाए प्रत्येक वर्ष, तो ब्याज घटाने के बाद में जो इनका वर्तमान मूल्य बनता है उस मूल्य के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन क्या होगा। और यही जो है सबसे उपयुक्त विधि है ख्याति का मूल्य ज्ञात करने की। जो वार्षिक वृत्ति विधि है यह सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। तो इसमें वैल्यू ऑफ गुडविल ज्ञात करते हैं सुपर प्रॉफिट्स को, जो प्रेजेंट वैल्यू है 1 रुपए की @10% अभी दिया गया है, इसमें 10% तो इसमें ब्याज की दर दी गई है, पीवी फैक्टर दिया गया है, तो जो 1 रुपए की जो प्रेजेंट वैल्यू है उससे गुणा कर देते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट 10% पीवी फैक्टर। तो जो एन्युटी मेथड में प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात की जाती है उसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1। 1 रुपए का वर्तमान मूल्य ज्ञात किया जाता है, वो इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है कि 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस R अपॉन 1, और इसको n से, इसमें जो पावर लगाई जाती है वो n की लगाई जाती है। तो इसको और ऊपर थोड़ा अच्छे से समझते हैं, यहां क्लियर दिख नहीं रहा है। तो क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू कैसे ज्ञात की जाती है, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस R और पावर n अपॉन R। इस फॉर्मूले से प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात कर ली जाती है। R का मतलब है रेट ऑफ रिटर्न, जो रेट दी गई है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी गई है 10%, तो R का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न, और N का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स। कितने वर्षों की वार्षिक वृत्ति के आधार पर ज्ञात करना है, वो नंबर ऑफ ईयर्स। यहां 5 वर्ष दिए गए हैं तो N का मतलब है 5 और R का मतलब यहां पर है 10। तो अगर प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात की जाए तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस R है, रेट ऑफ रिटर्न है 10, तो 0.10, और इस पर 5 की पावर लगा देंगे n, और रेट ऑफ रिटर्न है 0.10 R। 10% लिखें या 0.10 लिखें, एक ही बात है।
तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उसको हल कर लेंगे। तो एक में 1.10 का भाग लगाएंगे तो ये आ रहा है 0.909090 ऐसे करके आ रहा है। तो इसको फिर हम गुणा कर देंगे फिर से, क्योंकि 5 बार हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको फिर से गुणा कर देंगे 0.909090 से, 90 लिखते रहेंगे लास्ट तक, 90 तक कर देंगे और फिर जो कैलकुलेटर में इक्वल वाला साइन है वो दबाएंगे तो ये आता है 0.826, यानी कि ये 2 बार हो चुका है। 0.9090 को 0.9090 से गुणा किया तो जो आ रहा है आंसर वो आ रहा है 0.82644, तो ये 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद हो गया। अब अगर एक बार इक्वल टू वाला और दबाएं तो वो तीसरी बार हो जाएगा, 3 बार गुणा हो जाएगा। तो तीसरी बार एक बार और दबाने पर जो तीसरा मल्टीप्लाई हुआ है उसका आंसर आया है 0.75131 ऐसे करके आ रहा है। और एक बार और दबाएंगे तो ये 4 बार हो जाएगा और एक बार और दबाएंगे तो ये 5 बार हो जाएगा। तो हमको 5 बार ये ज्ञात करना था। तो जो आ रहा है आंसर 5 बार करने से जो इसका प्रोडक्ट आ रहा है तो वो आ रहा है 0.620921 ऐसा करके कुछ आ रहा है। तो इसमें से 1 में से एक में से ये घटाना था, तो इसमें से -1 कर देंगे तो ये आ रहा है 0.37908786 ऐसे करके कुछ आ रहा है। और इसमें हम भाग लगा देंगे 0.10 का, तो भाग लगाने पे ये आ रहा है 3.7907 3.7907 और या इसको हम अगर 3 दशमलव तक लें, इसको अगर 3 दशमलव तक लें तो 3.791 कर देंगे इसको, तो ये आ रहा है 3.791। तो सुपर प्रॉफिट्स को जो पीवी प्रेजेंट वैल्यू है 1 रुपए की 10% पीवी फैक्टर पर 10% की दर से जो 1 रुपए की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो आ रही है 3.791, यानी एक रुपया करके 5 साल में 5 रुपए कमाए जाएंगे। लेकिन उन 5 रुपयों का अगर वर्तमान मूल्य 10% ब्याज निकालने के बाद में देखें, एक करके 5 सालों में 5 रुपए कमाए जाएंगे, लेकिन 10% ब्याज के आधार पर अगर आज वर्तमान में 3 रुपया 79 पैसा 3.79 रुपीज अगर लगाए जाए तो वो 5 सालों में 5 रुपए बन जाएंगे। या ऐसा कहें कि 5 सालों में 5 रुपए कमाए जाएंगे, 10% 5 सालों में 5 रुपए कमाए जाएंगे, लेकिन अगर इनमें से ब्याज घटा दिया जाए 10% की दर के आधार पर और इन 5 रुपए का वर्तमान मूल्य देखा जाए तो वर्तमान मूल्य होगा 3.79, 3 रुपया 79 पैसा। तो 11,000 रुपए सुपर प्रॉफिट्स हैं और प्रेजेंट वैल्यू है 1 रुपए की 10% डिस्काउंट पर 5 वर्षों के लिए 3.791। तो 11,000 को 3.791 से गुणा कर देंगे, 11,000 को 3.791 से गुणा कर देंगे तो ये आ रहा है 41,701 रुपए। तो 5 वर्षों के अधिलाभों की वार्षिक वृद्धि के आधार पर ख्याति का मूल्य है 41,701 रुपए। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, इस क्वेश्चन से आपको यह समझ में आया कि किस प्रकार से आशातीत लाभ ज्ञात किए जाते हैं, किस प्रकार से अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट्स ज्ञात किए जाते हैं, और जो तीनों विधियां हैं ख्याति के मूल्यांकन की, उन तीनों विधियों के आधार पर किस प्रकार से ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है आशातीत लाभों और अधिलाभों को आधार मानते हुए। तो आज की क्लास में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।